ओके जी, लेट्स सपोज हम देखते हैं। यू हैव W, X, Y एंड Z, और इसकी जो आउटपुट है वो A है, B है, C है और D है। आपके पास अगर कोई नंबर है 0 0 0 0, तो आपके पास का टूज कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। और अगर एक नंबर आपके पास 0 0 0 1, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वन जब तक नहीं आता उसको एज इट इज लिखते हैं, और फर्स्ट वन के बाद तमाम नंबर्स को आप इम्प्लीमेंट उनका जो है वो नॉट गेट ले लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द नॉट गेट ऑफ ऑल अदर नंबर्स। ओके, अब आपका पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है 0 0 1 एंड 1। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यही बनेगा 1 1 0 1। ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ए को पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस ए को 16x1 के थ्रू जब इंप्लीमेंट करेंगे तो एक एक लाइन, एक एक जो है वैल्यू का वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर जब आप इसको 8x1 के थ्रू करेंगे तो फिर दो दो आउटपुट कॉम्बिनेशन जो है उन पे लाइन लगेगी और ये जाएगी कहां पर, जी तक। जब आप इसको 4x1 के थ्रू करेंगे तो आप 4 4 के पेयर बनाएंगे और ये लाइन जाएगी वाई तक। ठीक हो गया। और फिर जब आप इसको 2x1 के थ्रू करेंगे तो तब आपको 8 8 की दो लाइंस लगानी पड़ेंगी और लाइन जाएगी एक्स तक। जी क्लास समझ आ गई है जी बात की। ऐसे ही आपने ए के थ्रू लिए करना है, फिर ऐसे ही बी के लिए करना है, ऐसे ही सी के लिए और ऐसे ही डी के लिए करना है। ओके जी। आज हम करने लगे हैं कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल ओके जी, ये हमारे पास आज की हेडिंग है। तो बेसिकली हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो सर्किट दो तरह के होते हैं हमारे पास। मेन हेडिंग हमारे पास है सर्किट, और सर्किट आगे दो किस्म के होते हैं हमारे पास, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। ठीक हो गया। अब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपके पास होते हैं, और एक आपके पास होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ओके जी। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको आप कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अच्छा, अब अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ जाएं तो डायग्राम इसकी ऐसे बनेगी क्लास।
ओके जी, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट क्लास। ठीक हो गया। और इस साइड को आप लोग कहेंगे इनपुट, और इस साइड को आप लोग कहेंगे आउटपुट। अच्छा यार, मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी अपलोड कर दूं, लेकिन अपलोड करने में और उसको कटिंग करने में ना, सेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मेरे पास बाकी सेक्शंस भी हैं, तो सबको लेकर के चलना होता है, तो उस इस वजह से थोड़ा सा मैं डिले हो जाता हूँ। लेकिन ट्राई मैं करता हूँ कि जल्दी कर दूँ। मेरा ख्याल है कि लास्ट वाली भी जो है ना वो आज कल, बल्कि आज, सॉरी, आज रात को किसी टाइम अपलोड हुई है वो। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको मैं ठीक करूँ। कोशिश करता हूँ हर बार ही, लेकिन यार वो बस मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा डिले आ जाता है। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके क्लास, तो हमारे पास जो है ना सर्किट दो किस्म के हैं, एक है कम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। अभी तक जितने सर्किट हमने पढ़े हैं वो सारे कम्बिनेशनल हैं। ऐसे सर्किट्स होते हैं कम्बिनेशन सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि कम्बिनेशन सर्किट में इनपुट आई, उसने फौरन ही आउटपुट दे दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें एडर की, हाफ एडर की, तो जब दो इनपुट्स आएंगी तो एडर ने ऐड कर देना है, किसी और सिग्नल की जरूरत नहीं है उसको। या कम्बिनेशन सर्किट ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अगर उनके पास इनपुट आ जाए तो। जैसा कि फुल एडर है, अगर उसकी तीन इनपुट पूरी हो गई तो उन्हें तीनों को ऐड करके आउटपुट दे देनी है। जैसा कि आपके पास मल्टीप्लायर है, अगर मल्टीप्लीकेंड और मल्टीप्लायर आपके पास है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे जैसे कंपैरेटर है, अगर ए और बी दो वैल्यूज हैं और कंपैरेटर के पास है तो कंपैरेटर ने कंपेयर करके दे देना है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट आ जाने के बाद आपके सर्किट के पास कोई और चीज की जरूरत नहीं हो और वो सर्किट परफॉर्म करके आउटपुट दे दे, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। तो अभी तक हमने जितने एडर पढ़े हैं, सबट्रैक्टर पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, वो सब के सब आपके पास एक एग्जाम्पल है आपके जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट की। अच्छा क्लास, अब आपके आपके पास दो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करे, उसको आप कॉम्बिनेशन सर्किट कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस डेफिनेशन से तो हमें ये नजर आता है कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड ना करे बल्कि किसी और चीज पर भी डिपेंड करे, तो उसको हम सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे। यहां से अगर हम दो सर्किट को अलग अलग करते हैं, तो इन दोनों सर्किट को अलग करने के लिए मेरे पास अगर पहली एग्जांपल मैंने ये डिफाइन किया है, मैंने कहा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो डिपेंड्स अपॉन इनपुट ओनली। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करें उनको तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे सर्किट भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनपुट के साथ किसी और चीज, कोई और भी चीज होगी जिसपे वो डिपेंड करेंगे या कर सकते हैं। जी क्लास, आपको ये कॉम्बिनेशन सर्किट को देख के क्या लगता है? एक चीज तो आपके पास इनपुट है और ये सर्किट सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनपुट के अलावा और क्या चीज होगी कि सर्किट उस पे ऊपर भी डिपेंड कर सके? जी क्लास, वो सामा यही जो कॉम्बिनेशन सर्किट की डायग्राम सामने बनी हुई है ना, इसी में से देख के बताना है आपने। जी क्लास, क्विकली प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करें। आपके सामने आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कॉम्बिनेशन सर्किट की, इसकी एक साइड पे इनपुट है, दूसरी साइड पे आउटपुट है, बस और कुछ भी नहीं है।
एक चीज तो हमने कर ली, सिर्फ इनपुट। हमने कहा कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करे वो तो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसे सर्किट जो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड ना करें बल्कि इनपुट के अलावा भी एक और चीज है, उसे आप क्या कह रहे हैं? एक साइड पे इनपुट है, दूसरी साइड पे क्या है यार? जी ताबिश रियाज, बिल्कुल जी, उसामा एंड समीर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सर्किट जो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड ना करें बल्कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी डिपेंड करें, तो ऐसे सर्किट को आप लोग सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ जी क्लास, डिपेंड अपॉन इनपुट एंड आउटपुट आल्सो। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है इनपुट के साथ साथ अगर वो आउटपुट पर भी डिपेंड करें तो ऐसे सर्किट को आप क्या कहेंगे जी? सीक्वेंशियल सर्किट। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। दिस साइड इज इनपुट एंड दिस साइड इज आउटपुट। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो सर्किट बनता है ये तो कॉम्बिनेशन सर्किट ही बन गया दोबारा से। अगर आप गौर से देखें तो ये फिलहाल इतनी डायग्राम जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट की है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे सर्किट जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी डिपेंड करें उसको आप कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। अच्छा क्लास, अब आप लोगों ने मुझे क्विकली आंसर देना है। मुझे ये बताएं, आपने इनपुट दी, ठीक है, इनपुट आपने दे दी। अब जब आपने सर्किट को इनपुट दी है तो उस सर्किट की जो आउटपुट आएगी वो इनपुट के बाद में आएगी या इनपुट से पहले आ सकती है जी आउटपुट? बाद में आएगी। ठीक हो गया। अगर बाद में आएगी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने इनपुट, पहली इनपुट का नाम है इनपुट एक्स, पहली इनपुट का नाम है इनपुट एक्स, दूसरी इनपुट का नाम है इनपुट वाई। अच्छा, आपने इनपुट एक्स दी, उसकी एक आउटपुट आ गई आउटपुट एक्स, ठीक है, आपने इनपुट एक्स दी, उसकी आउटपुट आ गई आउटपुट एक्स। अब आपका जो सर्किट है वो डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट दोनों पर। तो ये जो आउटपुट पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये हुआ यहां पर, अब इस जगह पर सर्किट की ये जो इनपुट वाली साइड है, इस इनपुट वाली साइड पर ये आउटपुट आएगी, या आउटपुट फीडबैक होकर के इनपुट वाली साइड पे आएगी। इसका मतलब ये हुआ ये सर्किट इनपुट को भी देखेगा और आउटपुट दोनों को देखेगा, और दोनों को देखने के बाद अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, और इस सर्किट को कहेंगे हम सीक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, ये जो आउटपुट वापिस आ रही है, ये आउटपुट क्या होगी? ये आउटपुट उसी इनपुट की होगी जो कि आ रही है, या के प्रीवियस इनपुट की वैल्यू आउटपुट होगी। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ बात को, कि आपने इनपुट एक्स दी, इस इनपुट के ऊपर अगर इसका ऑपरेशन देखना है तो इसकी तो आउटपुट बाद में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट एक्स पर अगर आउटपुट एक्स आती है तो जब इनपुट वाई आएगी तो इनपुट वाई के लिए जो आउटपुट वापस आ रही होगी, तो इनपुट वाई से पहले वाली जो इनपुट होगी उसकी जो आउटपुट होगी वो बेसिकली फीडबैक होकर आ रही होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इनपुट दे रहे हो उसी की आउटपुट वापस आ जाएगी, बल्कि क्या होगा कि इससे पहले जो इनपुट दे चुके हैं उस इनपुट की आउटपुट आपके पास पहले से मौजूद होगी,
यही चीज पॉसिबल है कि आपके पास आउटपुट अगर फीडबैक होकर आ रही है, इसका मतलब आउटपुट मौजूद है तो फीडबैक होकर आ रही है। और ये पॉसिबल नहीं है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं उसी की आउटपुट फीडबैक होकर आएगी, क्योंकि इनपुट देने के बाद जो है ना आउटपुट आती है। ऐसा नहीं है कि इनपुट आपने दी और आउटपुट पहले से मौजूद थी। हाँ, आउटपुट अगर पहले से मौजूद थी तो वो प्रीवियस इनपुट की आउटपुट मौजूद थी। तो अब मेरा जो क्वेश्चन था कि इनपुट अगर y है तो उसके लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं वो कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट पर आएंगी। एक तो इनपुट y होगी, दूसरी क्या होगी? x से मुराद क्या? आफ्ताब एंड ताबिश, x से मुराद क्या? जी ईशा, आजलान एंड मुइज, बिल्कुल ठीक है जी। जी बिल्कुल, ये आउटपुट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन सर्किट ऐसे सर्किट हैं कि जिसकी इनपुट पर सिर्फ इनपुट आती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाती है ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। लेकिन ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट भी उसकी इनपुट पर होती है, जिन दोनों की बेसिस पर आउटपुट आ रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटपुट आ रही है, ये मेरे पास जो आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट फीडबैक होकर के इनपुट पर आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक लाइन ये आउटपुट से ऐसे आएगी और ऐसे ये इनपुट की तरफ आ जाएगी। क्लियर है क्लास? ओके हो गया जी, गुड हो गया जी। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं इसको फिर ऐसे कर सकता हूँ। कि आपके पास फॉर एग्जांपल और लें जी। जी क्लास, समझ आइए जी अब इस बात की कि ये जो मैंने अब सर्किट ड्रा किया है, इस सर्किट में क्या है कि आउटपुट वापस इनपुट पर आ रही है और ये आउटपुट उस इनपुट के साथ मिल करके सर्किट में जा रही है। अब ये जो लूप बना है फीडबैक लूप, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास बन गया टोटल अब सिक्वेंशियल सर्किट। इसका मतलब है सिक्वेंशियल सर्किट में भी कॉम्बिनेशनल पार्ट यूज हो रहा होता है। जी ये बात क्लियर होगी जी यहाँ तक? फिर अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अच्छा क्लास, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आउटपुट जो है वो इनपुट पर आएगी, तो आउटपुट को इनपुट पर आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। लगेगा। अब जितना टाइम आउटपुट को इनपुट पर आने के लिए लगेगा, उतनी देर वो आउटपुट सर्किट के अंदर ही रहेगी। जाहिर अंदर ही ट्रेवल कर रही होगी ना इनपुट पर जाने के लिए। इसका मतलब है कि आउटपुट को होल्ड किया आपने उतनी देर तक जितनी देर तक वो इनपुट पर नहीं पहुंच जाती। ऐसे ही है जी, कि आपने आउटपुट को होल्ड किया है उतनी देर तक जितनी देर तक वो इनपुट पर नहीं पहुंच जाती। जी यस और नो? ओके। अब होल्ड करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि ये जो फीडबैक है डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, विदाउट मेमोरी पॉसिबल नहीं है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ऐसा ही है जी, ये बात क्लियर है जी? किसी को कोई इशू? ओके जी, मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अगर मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब क्लास ये है कि मैं
ये लाइन कैंसिल करूं और अब इसकी डायग्राम थोड़ी सी जरा मैं चेंज करूं। जी क्लास, अब समझ आइए जी सर्किट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटपुट किसी मेमोरी में स्टोर होगी और वहां से ये इनपुट पर अवेलेबल हो जाएगी। जब नेक्स्ट इनपुट आएगी, नेक्स्ट इनपुट के आने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। एक इनपुट की आउटपुट आ गई, फिर उस आउटपुट को यूज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो इनपुट होगी उसको भी टाइम लगेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट इनपुट आएगी तो मेमोरी में ये जो आउटपुट है ये आकर के आपके कम्बिनेशन सर्किट के साथ मिलेगी एज एन इनपुट, और फिर आपके पास ये आउटपुट शो हो जाएगी। जी क्लास, ये क्लियर होगी बात जी कि हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ? अब जो मेजर डिफरेंस निकला है हमारे पास, अब मेजर डिफरेंस ये निकल आया। कम्बिनेशन सर्किट ऐसे सर्किट, एक मिनट, कि जिनमें मेमोरी नहीं होती, विदाउट मेमोरी सर्किट। और आपके पास सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं? ऐसे सर्किट जिनमें मेमोरी होती है, विद मेमोरी। तो विदाउट मेमोरी सर्किट एंड विद मेमोरी सर्किट क्लास। जी क्लियर है जी यहां तक बात? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से सर्किट मैम वो कॉम्बिनेशन और कौन से सीक्वेंशियल है, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि जिनके अंदर कोई भी चीज स्टोरेज एलिमेंट की यूज हो रही है, कोई रजिस्टर यूज हो रहा है, कोई आपके पास मेमोरी यूज हो रही है, तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है। और अगर इनमें मेमोरी या रजिस्टर यूज नहीं हो रहे तो आप कहेंगे कि ये सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके क्लास, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। जो मेमोरी होती है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा सिग्नल की जरूरत नहीं होती। उनके लिए तो सिर्फ इनपुट काफी होती है। कि जैसे ए एल यू है, ए एल यू की इनपुट पे अगर 2 है और दूसरा इनपुट 3 है और ए एल यू को एडिशन का सिग्नल मिला हुआ है तो वो 2 जमा 3 कर देगा। लेकिन अगर सिक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे तो सिक्वेंशियल सर्किट कभी भी विदाउट परमिशन काम नहीं करते। जो मेमोरी, जी क्वेश्चन पूछे जी उसामा। जी जी, 2 इनपुट होंगी सिक्वेंशियल सर्किट में, एक इनपुट होगी और एक प्रीवियस आउटपुट होगी। जी बिल्कुल जी, कॉम्बिनेशन में एक। ओके जी, अब मैंने कहा कि मेमोरी जो है वो विदाउट परमिशन काम नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। तो विदाउट परमिशन किसकी जी? कंट्रोल सिग्नल की परमिशन। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ ना, वो बेसिकली सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है और कंट्रोल करने के लिए वो एक सिग्नल जनरेट कर रहा होता है जिसको आप कंट्रोल सिग्नल का नाम देते हैं।
तो वो जो कंट्रोल सिग्नल है ना वो मेमोरी को कंट्रोल करेगा। अब मेमोरी को आप सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, या रीड पर्पस के लिए या राइट पर्पस के लिए। या तो मेमोरी में से डाटा को निकाल के रीड कर सकते हो, या मेमोरी में डाटा को राइट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ओके जी। अब अगर आपके पास मेमोरी है और मेमोरी को दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, रीड या राइट के लिए, तो किस पर्पस के लिए यूज करना है ये आपको कंट्रोल सिग्नल से पता चलता है। और कब रीड करना है और कब राइट करना है ये आपको कंट्रोल सिग्नल से पता चलता है। क्लियर है जी क्लास? ओके जी। अच्छा, अब ये जो कंट्रोल सिग्नल है जिसने मेमोरी को कंट्रोल करना है, अब ये बताएगा कि मेमोरी रीड कब हो रही है तो मेमोरी रीड हो रही है या राइट हो रही है। ठीक है, टाइम और उसका जो ऑपरेशन है वो बता रहा होता कंट्रोल सिग्नल बेसिकली। अच्छा, अब एक जरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने ये बात की कि कब मेमोरी ने रीड होना है और कब मेमोरी में राइट होना है डाटा, तो इसका मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेमोरी ने कब रीड होना है, इट मीन मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। और या मैं अगर कहूँ कि मेमोरी में डाटा कब राइट होना है, इसका मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। ये बात तो क्लियर है ना बाकी सबको भी? ओके जी। अच्छा, अब टाइम को क्या करते हैं, ऐसा सिग्नल जो टाइम के पे आपके आके कंट्रोलिंग दे रहा होता है उसको कहते हैं क्लॉक सिग्नल। ठीक है, ऐसा सिग्नल जो टाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप, उसको कहते हैं क्लॉक सिग्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूं, नो एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल। और इसमें होता है जी एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल। ओके जी। तो सिक्वेंशियल सर्किट में आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल होता है, जबकि आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं होता। अब इस कंट्रोल सिग्नल का नाम क्या है? ठीक है, इस कंट्रोल सिग्नल का नाम है जो मेमोरी को कंट्रोल करेगा, इस कंट्रोल सिग्नल का नाम है क्लॉक सिग्नल। जी क्लास, क्लियर है जी ये बात? ओके जी। अच्छा, अगर ये क्लॉक सिग्नल है तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा, अब एक और फर्क आ गया, ऐसे सर्किट जिसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होता। ठीक है, मेमोरी नहीं होगी तो क्लॉक सिग्नल भी नहीं होगा, वो कॉम्बिनेशन सर्किट है। और ऐसे सर्किट जिनमें क्लॉक सिग्नल होता है, ठीक है, उनको आप सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं क्लॉक सिग्नल के ऊपर।
ओके क्लास, ये हमारे पास क्लॉक सिग्नल होता है, ठीक है जी। अगर ये क्लॉक सिग्नल होता है तो इस क्लॉक सिग्नल में अगर आप देखें तो ये कुछ आपके पास स्टेट्स हैं, ये वाली लाइन इसको स्टेट कहते हैं। ये फिर एक एज है, फिर ये स्टेट है, फिर ये एज है, और ये फिर स्टेट एज और स्टेट। तो आपके पास क्लॉक सिग्नल में दो चीजें होती हैं, या एज होते हैं या फिर इसके अंदर स्टेट्स होती हैं। क्लॉक सिग्नल में बेसिकली दो चीजें होती हैं, या तो स्टेट्स होती हैं या फिर एजेस होते हैं, ठीक है। स्टेट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 या 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन इस स्टेट की वैल्यू 0 है। अगेन जी इस स्टेट की वैल्यू 1 है, ये स्टेट आपके पास 0 है, दिस इज 1। ओके, ये तो है आपके पास स्टेट्स। अब जो स्टेट होती हैं, स्टेट दो वैल्यू रखती है, या 0 स्टेट होती है या 1 स्टेट होती है, ठीक है। अब एजेस क्या होते हैं, एजेस होते हैं 0 से 1 की तरफ जाते हुए या 1 से 0 की तरफ आते हुए। मिसाल के तौर पे ये 1 है, अब ये 1 से 0 की तरफ आते हुए ये लाइन है, ये आपके पास 1 से 0 यानी कि नेगेटिव एज है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इस लाइन पर आए तो ये 0 से 1 की तरफ जाते हुए, दिस इज पॉजिटिव एज। तो ये एजेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजेस, ठीक हो गया जी। जो पॉजिटिव एज होता है वो क्या होता है, 0 से 1 की तरफ, और जो नेगेटिव एज होता है ये क्लास, इसकी समझ आ गई है जी कि क्लॉक सिग्नल क्या होता है। क्लॉक सिग्नल वो सिग्नल होगा जिसने मेमोरी को कंट्रोल करना है, और ये सीक्वेंशियल सर्किट में ही यूज होता है। स्टेट जो है ना, स्टेट वो डिजिटल होती है, 0 होती है या 1 होती है वैल्यू, लेकिन एजेस जो है वो 0 और 1 के दरमियानी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर वो 0 से 1 बढ़ रही है वैल्यू तो इसको पॉजिटिव एज कहते हैं, और अगर वैल्यू 1 से 0 कम हो रही है इसको हम नेगेटिव एज कहते हैं जी। ओके जी, तो हमारे पास अब हमने देख लिया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, और इसके अंदर अब हमने आगे हैं सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारे पास स्टेट्स एंड एजेस। तो स्टेट हमारे पास या 0 स्टेट होती है या 1 स्टेट होती है, और इसी तरीके से आपके पास एजेस भी या पॉजिटिव एज होते हैं या फिर आपके पास नेगेटिव एज होते हैं। तो नेगेटिव एज जो है आपके पास है वो 1 से 0 की तरफ आ रहा होता है, और पॉजिटिव एज आपके पास 0 से 1 की तरफ जा रहा होता है। ओके जी, अब चलते जी आगे। स्टेट क्या होती है, स्टेट की वैल्यू या तो फिक्स 0 होगी या स्टेट की वैल्यू फिक्स 1 होगी। क्लास अब आप लोगों ने क्विकली मुझे आंसर देना है। अगर स्टेट की वैल्यू 0 है, 0 स्टेट का मतलब क्या है, क्लॉक है या नहीं। 0 का मतलब नथिंग होता है ना, 0 मतलब ऑफ, मतलब है ही नहीं, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब है नो क्लॉक, और 1 का मतलब क्या होगा, क्लॉक है या नहीं। ओके जी, 1 का मतलब है क्लॉक है, और 0 का मतलब है क्लॉक नहीं है। अब मैंने कहा कि मेमोरी जो है वो क्या डिपेंड करती है, क्लॉक सिग्नल पे। अब क्लॉक सिग्नल पे तो डिपेंड करती है। अब क्लॉक में आगे दो चीजें हैं, एजिस और फ्लिप फ्लॉप। वो एजिस पे डिपेंड करती है या फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड करती है, अब ये क्वेश्चन है, बात को समझना जरा। सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि सीक्वेंशियल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें मेमोरी होती है। अब अगर मेमोरी होती है तो मेमोरी क्या करती है, मेमोरी डिपेंड करती है क्लॉक सिग्नल पर। अब क्लॉक सिग्नल क्या होता है, ऐसा सिग्नल है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक स्टेट और एक एजिस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी स्टेट पे जो है वो डिपेंड करती है या कि एजेस पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया जी। मेमोरी क्लॉक सिग्नल की स्टेट पे काम करेगी या एज पे काम करेगी। अगर स्टेट पे काम करती है तो मुझे बताएं, स्टेट अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है, क्लॉक है या नहीं? दोबारा से जरा बता दें। अच्छा, और अगर स्टेट 1 पे काम करती है तो इसका मतलब क्लॉक है या नहीं? है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपके पास ऐसी मेमोरी है जो स्टेट पे डिपेंड करती है, तो स्टेट पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी कि जो 0 पे ऑपरेट करवा रही होंगी, कुछ ऐसी सर्किट होंगे जो स्टेट 1 पे ऑपरेट हो रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंबाइन बात करूं तो हमारे पास जो स्टेट के ऊपर जो ऑपरेट होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट या मेमोरीज, वो ऐसी मेमोरीज होती हैं कि जो क्लॉक के होने और ना होने पे दोनों पे ही ऑपरेट कर जाती हैं। ये बात समझ आई है जी? स्टेट 0 और 1 का मतलब क्या है, क्लॉक है या नहीं। मैंने वही बात कर दी कि स्टेट पे जो ऑपरेट करेगी मेमोरी, उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्लॉक है या नहीं है, वो ऑपरेट कर जाएगी, क्योंकि स्टेट 0 पे भी ऑपरेट कर सकती है और स्टेट 1 पे भी ऑपरेट कर सकती है। इन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट करने के लिए सर्किट अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर 0 पे ऑपरेटेड है तो इसका मतलब है क्लॉक सिग्नल नहीं है, और 1 पे ऑपरेटेड है तो इसका मतलब क्लॉक सिग्नल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑपरेटेड हमारे पास जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं या वो मेमोरीज होती हैं, वो ऐसे सर्किट होते हैं जो कि आपके पास क्लॉक के होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर उन्होंने ऑपरेट होना है तो वो हो जाएंगे। जी समझ आ गई जी? नहीं समीर सईद, आपने नॉट गेट देखा है? नॉट गेट क्या करता है, जब 0 होती है तो उसको क्या कर देता है? जी समीर आप जरा आंसर दें। हाँ, तो काम तो कर गया ना। तो 0 पे भी ऑपरेशन होता है, 1 पे भी ऑपरेशन होता है, फर्क है। फॉर एग्जाम्पल एंड गेट है, दोनों 0 होंगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, लेकिन अगर वही एंड का नैंड हो जाए तो दोनों 0 पे सर आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। इसका मतलब 0 ऑपरेटेड होती है चीजें। ओके, अब इसका मतलब है कि अभी तक जो हमारी डिबेट आई है वो आई है कि अगर ऐसा ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट जो कि क्लॉक पे डिपेंड करता है और क्लॉक के भी स्टेट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है क्लॉक के होने या ना होने से उसको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्लॉक के होने ना होने के पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। तो मुझे ये बताएं, जिस चीज के होने या ना होने से फर्क ना पड़े, उस चीज पे डिपेंडेंसी होती है या इंडिपेंडेंट होता है उस चीज से? जी मोहम्मद उसामा बताएं जी। जी ईशा, याकूब, मुइज, ठीक है, फीजा एंड मोहम्मद उसामा। ओके जी, इंडिपेंडेंट होता है। अब आप मुझे बताएं कि वो मेमोरीज जो स्टेट ऑपरेटेड हैं वो क्लॉक डिपेंडेंट होंगी या क्लॉक इंडिपेंडेंट होंगी? वो क्लॉक इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब ये है, दोज मेमोरीज which are state operated those memories which are state operated may perform operation at state 0 and state 1 are। ठीक हो गया जी। इन पे दोनों पे वो अपने आउटपुट को शो कर सकता है, और स्टेट 0 का मतलब नो इफेक्ट ऑफ क्लॉक, और स्टेट 1 का मतलब क्लॉक इफेक्टिव। क्लॉक इफेक्टिव है वो। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टेट ऑपरेटेड मेमोरी आर क्लॉक
इंडिपेंडेंट। जी क्लास, अब इस चीज की समझ आ गई यहां तक जी? क्लियर है जी? जितना कुछ मैंने लिखा है क्लियर है? ओके जी। तो ये जो सर्किट होते हैं ना, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पर। those memories which are edge triggered, एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है? पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पे काम करना। अब मुझे बताएं पॉजिटिव एज की वैल्यू 0 है या 1 है? कोई फिक्स वैल्यू है पॉजिटिव एज की? पॉजिटिव एज कहते हैं किसको है पहले तो ये बताएं। जी उसामा बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव एज किसको कहते हैं जी? 0 to 1। जी मोइज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए आप सब लोग बता रहे हो 0 to 1, इसका मतलब है ना 0 ना 1, बल्कि 0 से 1 की तरफ जाते हुए। तो इसमें तो आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते ना, ना ये 0 है ना ये 1 है, लेकिन 0 से 1 की तरफ जाते हुए बढ़ती हुई वैल्यू को आप पॉजिटिव एज कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब नेगेटिव एज बताएं क्या है उसकी वैल्यू? 1 to 0। इसका मतलब है इसकी भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अब मुझे बताएं पॉजिटिव और नेगेटिव एज में से कोई ऐसी, दोनों एजेस में से कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं ये 0 कह दूं कि भाई ये 0 है? अच्छा, नहीं कह सकता। अच्छा इसी तरीके से क्या मैं 1 डिक्लेयर कर सकता हूँ कि 1 है? नहीं कर सकता। इसका मतलब है, लेकिन ये कंफर्म है कि पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो वो 0 नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता जी। वो तमाम वैल्यू 0 से 1 की तरफ अप्रोचिंग वैल्यू है, वो सारा ही एज है। ठीक है, ये जंपिंग वैल्यू होती है, अप्रोचेस टू वैल्यू होती है। कभी आपने देखा लेट्स सपोज एक्स अप्रोचेस टू 0, तो क्या आप उसको कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी? तो क्या आपने कभी उसमें कैलकुलस में उसको इंफिनिटी लिया? अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। नहीं उसामा, कैसे 0 to 1? 0 to 1 में और 1 में फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और x इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या उसामा इन दोनों की बातें सेम है? दोनों का मतलब सेम है? नहीं सेम ना, बिल्कुल नहीं सेम है। ठीक है, तो एक अप्रोचिंग वैल्यू होती है और एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो डेफिनेट और अप्रोचिंग वैल्यू में फर्क होता है। तो इसी तरीके से अब आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ट्रिगर्ड की, एज ट्रिगर्ड जो आपके पास ट्रिगर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो डेफिनेट है ना, आप लोग ये तो कह सकते हो कि पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो, दोनों की वैल्यू 0 नहीं होती। 0 नहीं है। ये बात क्लियर है ना, कि दोनों की वैल्यू 0 नहीं है। एक 1 से 0 की तरफ है, एक 0 से 1 की तरफ है, तो वो दरमियान में ही है, दोनों 0 और 1 के दरमियान में। ओके, अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 होने का मतलब था नॉट इफेक्टिव, लेकिन अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है इफेक्टिव है। इसका मतलब है क्लॉक पल्स होगी तो आपके पास एजेस आएंगे। ये बात समझ आई है?
जैसे स्टेट 0 में कह दिया नॉट इफेक्टिव, ऐसे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ट्रिगर या नेगेटिव ट्रिगर में नॉट इफेक्टिव नहीं कह सकते। इसका मतलब इफेक्टिव है, इसका मतलब है क्लॉक का होना जरूरी है, पॉजिटिव एज होगा या नेगेटिव एज। इसका मतलब ये होगा वो तमाम मेमोरीज जो एज ट्रिगर्ड होती हैं वो क्लॉक के होने पर ही ऑपरेट होती हैं, क्योंकि क्लॉक पल्स होगी तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एज होगा। ऐसा नहीं है कि क्लॉक पल्स इफेक्टिव नहीं है और वो ट्रिगर होगा, वो स्टेट ट्रिगर्ड होती हैं जो 0 ट्रिगर्ड होंगी। ठीक हो गया, तो वो ट्रिगर्ड वाली बात, स्टेट वाली बात हमने कर ली। अब हम आ गए हैं एज ट्रिगर्ड के ऊपर। तो एज ट्रिगर्ड के अंदर एज ट्रिगर्ड का मतलब बच्चा ये है कि क्लॉक का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉजिटिव एज है वो क्या है, 0 to 1 अप्रोचिंग वैल्यू, और इसी तरीके से एक नेगेटिव एज है, सॉरी एक नेगेटिव एज है जो कि क्या है 1 to 0 अप्रोचिंग वैल्यू। ओके जी, इन दोनों पे इसका मतलब ये हुआ एज ट्रिगर्ड मेमोरीज आर क्लॉक डिपेंडेंट। ये बात ठीक है जी, कि एज ट्रिगर्ड जो मेमोरीज होंगी वो क्लॉक डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि क्लॉक के होने पर ही ये काम होगा। जी जबरदस्त। अच्छा अब मैं समअप करता हूँ सारी बात को। मैंने ये बात कही कि ऐसे सर्किट, अब आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना है, ऐसे सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करते हैं वो कौन से सर्किट है? बिल्कुल, हमाद एंड उसामा एंड माजेब ईशा फिजा मुइज, वेरी गुड जी, कॉम्बिनेशनल। और ऐसे सर्किट जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी डिपेंड करते हैं वो, अच्छा वो सर्किट्स जिनमें मेमोरी नहीं होती वो कौन सा सर्किट है? कॉम्बिनेशन। वो सर्किट जिनमें मेमोरी होगी, सीक्वेंशियल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेमोरी पे। मेमोरी को ऑपरेट होने के लिए एक सिग्नल की जरूरत होती है, वो कौन सा सिग्नल है? क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? स्टेट एंड एजेस। इसका मतलब है कि वो मेमोरी स्टेट पर भी ट्रिगर हो सकती है और एजेस पे भी ट्रिगर हो सकती है। वो मेमोरी जो स्टेट ट्रिगर्ड होती हैं वो क्लॉक डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी? क्लॉक इंडिपेंडेंट। और वो मेमोरी जो एजेस पे डिपेंड करती हैं वो क्या होंगी? क्लॉक डिपेंडेंट। ओके क्लास, अब जरा गौर से सुने जरा। अब मैं इसको फिर एक और जरा हाईलाइट करने लगा हूं, तो एक चीज जरा देखिएगा। अब आ जाते हैं हम सीक्वेंशियल सर्किट पे, सीक्वेंशियल सर्किट पे। और सीक्वेंशियल सर्किट पे हम बात करते हैं ओके जी। सीक्वेंशियल सर्किट में हमने कहा क्लॉक इंडिपेंडेंट, ठीक है, सर्किट होते हैं कुछ, और कुछ हमने कहा कि क्लॉक डिपेंडेंट सर्किट होते हैं।
ओके जी, ये दो सर्किट होते हैं, ठीक हो गया जी। सिक्वेंशियल सर्किट दो तरह के होते हैं, या क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं या क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं। जो क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं वो बेसिकली स्टेट ऑपरेटेड होते हैं, और जो क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं वो बेसिकली एज ट्रिगर्ड होते हैं। एक स्टेट ट्रिगर्ड होते हैं और एक एज ट्रिगर्ड होते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब इनका एक खास नाम है, वो सर्किट जो क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं या जो क्लॉक पे डिपेंड नहीं करते या जो स्टेट ऑपरेटेड होते हैं, इनको कहते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। और वो सर्किट जो कि क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं और एज ट्रिगर्ड होते हैं, उनको कहते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ये क्लास ही समझ आइए यहां तक कि पहले टोटल सर्किट दो किस्म के थे, कॉम्बिनेशन है सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल सर्किट दो तरह के हो गए, एक हो गया आपके पास एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक हो गया सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अब एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल जो होती है ना, वो होती है लैचेस। लैचेस आर द एग्जांपल, ठीक है। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं उनको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। जी क्लियर है जी क्लास यहां तक? इसका मतलब है, अगर आपसे लैचेस की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि लैचेस आर द asynchronous sequential circuits which are state operated and they are clock independent। ठीक हो गया जी। आप बीच में बिल्कुल नीचे स्टार्ट करेंगे, लैचेस क्या है? ऐसे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट हैं जो स्टेट पे ऑपरेट करते हैं और ये क्लॉक इंडिपेंडेंट सर्किट होते हैं। ठीक हो गया। ये सर्किट की कौन सी किस्म है? सीक्वेंशियल सर्किट। इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप क्या है? सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जो कि एज ट्रिगर्ड होते हैं और क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं। ओके जी क्लास, ये बात क्लियर होगी जी। लेकिन एक बात क्लियर है कि लैचेस भी मेमोरी एलिमेंट है, फ्लिप फ्लॉप भी मेमोरी एलिमेंट है। ये बात तो मानते हैं ना? बेसिकली तो मेमोरीज है ना। सीक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं? जिनमें मेमोरी होती है, तो लैचेस मेमोरी, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी मेमोरी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली तो मेमोरीज हैं। अच्छा, और मेमोरी क्या करती है? डाटा को स्टोर करती हैं। और अगर ये डाटा को स्टोर करती हैं तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिट्स पढ़ते हैं, 0 और 1। ठीक है जी, 0 और 1 की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैचेस भी बिट्स को स्टोर करेंगी और फ्लिप फ्लॉप भी बिट्स को स्टोर करेंगी। तो कितनी बिट को स्टोर करेंगी? तो ये जरा देख लेते हैं कि ये 1 बिट को स्टोर करती है लैचेस, 1 बिट स्टोरेज। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो भी 1 बिट स्टोरेज होता है क्लास। ओके जी, दोनों एक एक बिट को, यानी कि अगर एक लैच में 0 स्टोर है ना, तो अब उसमें 0 के अलावा कोई और स्टोर नहीं हो सकता। हाँ, फिर 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा, 0 के साथ कुछ नहीं स्टोर होगा। 0 को ओवरराइड करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। फिर 1 को करेंगे 0 कर सकते हैं, 1 के ऊपर 1 आ सकता है, 0 के ऊपर 0 आ सकता है। लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही बिट स्टोर होगी इसके अंदर, एक लैच के अंदर एक बिट स्टोर, एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक बिट स्टोर। यहां तक क्लियर है जी? ओके जी। क्लास बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट कर लें। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, अगर एक बिट स्टोर करता है, अब क्वेश्चन ये कि कब स्टोर करेगा? लैच कब स्टोर करेगा और फ्लिप फ्लॉप कब स्टोर करेगी? लैच को स्टोर करने के लिए किसी क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं है, क्लॉक इंडिपेंडेंट है ये, कीप इन योर माइंड। अगर किसी लैच के अंदर कोई डाटा स्टोर करना है या किसी लैच ने डाटा स्टोरेज करनी है, तो उसको किसी एक्स्ट्रा क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लॉक इंडिपेंडेंट है। क्लियर जी बात? लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा?
फ्लिप फ्लॉप के अंदर उस बिट को स्टोर करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा सिग्नल जो कि क्लॉक सिग्नल है, जब तक क्लॉक सिग्नल का एज नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूं, क्लॉक सिग्नल हो, उसकी स्टेट हो, स्टेट ऑपरेटेड नहीं है, क्लॉक सिग्नल भी हो और क्लॉक सिग्नल का एज भी हो, तो जब तक क्लॉक सिग्नल का एज नहीं आएगा तब तक वो फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर बिट को स्टोर नहीं करेगा। उससे पहले आप जितने मर्जी क्लॉक के स्टेट्स देते रहे, स्टेट्स होती रहेगी, लेकिन स्टेट के ऊपर फ्लिप फ्लॉप कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लिप फ्लॉप ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जो कि क्लॉक के एज के ऊपर अपने अंदर बिट को स्टोर करते हैं। हाँ अच्छा, अब ये पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज, नॉर्मली हम पॉजिटिव एज ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी है मोहम्मद उसामा कि हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, ये हम अजम्पशन ले लेते हैं। वैसे पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव एज जब तक नहीं आएगा जब तक क्लॉक डिपेंड जो फ्लिप फ्लॉप है अपने अंदर कोई भी बिट को स्टोर नहीं करेगा, या फ्लिप फ्लॉप का जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक चीज मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो इतना काफी है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारी बाकी की जो तीन क्लासेस हैं उसके लिए रख लेते हैं। जी क्लास इनफ है जी, ओवरबर्डन तो नहीं हुआ? बस समझ आ गई है ना? अगर समझ आ गया फिर ओवरबर्डन नहीं है ये। ओके जी, थैंक यू सो मच जी पाशा।